हेलो एवरीवन, दिस इज अशपारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। अपना जो थर्ड चैप्टर चल रहा था और थर्ड चैप्टर अपन ने आधा पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं। देखो, थर्ड चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो तंतु से वस्त्र तक में हमने तंतु की बात की थी, फिर उसके बाद में रेशों की बात की, फिर धागों धागों वगैरह की बात की, धागों से कैसे तंतुओं से धागे मिलकर बने होते हैं, फिर संश्लेष तंतु और उसके बाद में मानव निर्मित तंतु के बारे में बात की। तो वेरियस टाइप के धागे वगैरह की बात की। फिर उसके बाद हमने रुई की बात की, रुई रुई कैसे हमें प्राप्त होती है। फिर आगे जूट की बात की, जूट के पौधे से जूट हमें कैसे प्राप्त होता है। सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, पिछले जो क्लास थे उसमें सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो क्लास ले लेना। अब आगे देखो, यहाँ से पढ़ेंगे सूती धागे की कताई। देखो, सूती धागे की कताई जो है कि सूती धागे की कताई कैसे की जाती है उसके बारे में बताया गया। तो पहले जो है हम थोड़ा जानते हैं यहाँ से। देखो, यहाँ पे क्रियाकलाप पढ़ेंगे, ये 4 वाला। तो ये क्रियाकलाप 4 में यहाँ पे जो जिस तरह से इसने पकड़ा हुआ है वैसे आपको रुई लेनी है और एक हाथ से इस तरह से पकड़ लेना और दूसरे हाथ में अंगूठा और तर्जनी अंगुली से इसको मलना है। तो ऐसा करना है। तो क्रियाकलाप 4 पढ़ते हैं, फिर अच्छे समझ में आएगा। देखो, क्रियाकलाप 4 में दिया हुआ है, एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और उसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। देखो, आपको क्या करना है कि एक हाथ से जिस तरह से इन्होंने पकड़ा हुआ है उस तरह से एक हाथ से एक रुई पकड़नी है, इस हाथ से तो रुई पकड़नी है और इस हाथ से आपको तर्जनी और जो आपका अंगूठा है उससे रुई को पकड़ना और इस डायरेक्शन में आपको उसको खींचना है। खींचने के बाद इस डायरेक्शन में खींचो, खींचने के बाद उसे धीरे धीरे आपको मलते हुए जाना है, यानी कि ऐंठते हुए जाना है। तो जैसे बल लगाते हैं या मलते हैं उस तरह से आपको मलते हुए जाना है और ऐंठते हुए जाना है। तो ऐंठन लगानी है इसमें। फिर क्या आप तागा बना सकते हैं? देखो, यहाँ से देखो, क्या आप तागा बना सकते हैं? बिल्कुल तागा बन जाएगा इससे। फिर उस तागे से हम लोग रेसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। देखो, यहाँ से देखो, रेसों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कताई कहते हैं। जो रेसे होते हैं हमारे पास उससे तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कताई कहते हैं। रेसे होते हैं, रेसों से जो तागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कताई कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है लाइन कि कताई किसे कहते हैं। रेसों से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। आगे यहाँ से देखते हैं, इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेसों को खींचकर ऐंठते हैं। देखो, इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज होता है अपने पास, उसके रेशों को खींचकर हम ऐंठते हैं और ऐंठने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, तागा प्राप्त होता है या धागा प्राप्त होता है। यहाँ से देखो, ऐसा करने से रेसे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। ऐसा करने से रेसे पास पास आ जाते हैं और हमें क्या बनता है, तागा बन जाता है। तो हमारे पास जो रेसे होते हैं उन रेसों को मला जाता है, ऐंठा जाता है। उसकी प्रक्रिया को, जो रेसे होते हैं उससे तागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कताई 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 कहलाती है। और तागा जो रेसे जो होते हैं उनको ऐंठा जाता है या मला जाता है, उससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, रेसों को ऐंठने या मलने से हमें तागा प्राप्त होता है। आगे देखो, यहाँ से देखते हैं, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्तकुआ का उपयोग करते हैं। तो कताई के लिए एक जो सरल युक्ति है उसका नाम है हस्तकुआ, जिसे क्या बोलते हैं, तक तकली बोलते हैं, जिसे तकली कहते हैं। तकली इस तरह से होती है, ये देखो, ये डायग्राम में दिया हुआ है यहाँ पे, तकली है, ये तकली है। जो कताई के लिए जो हम एक युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे हस्तकुआ है उस युक्ति का नाम, जिसे हम क्या बोलते हैं, तकली कहते हैं। तो ये तकली होती है, यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, ये डायग्राम में दिया हुआ है, ये तकली होती है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, हाथ से प्रचलित कताई का प्रयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। देखो, हाथ से प्रचलित जो एक कताई में जो उपयोग की जाती है युक्ति उसे चरखा कहते हैं। चरखा आपने सब लोगों ने सुना होगा, चरखे का नाम। गांधी जी ने बहुत प्रचार किया था चरखे का। उस टाइम जो स्वदेशी आंदोलन चला था उसमें हस्त जो चरखा था उसने एक अहम भूमिका निभाई थी वस्त्र निर्माण में। वस्त्र निर्माण में ये हुआ था कि सबने चरखे से वस्त्र का निर्माण किया था और स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण किया था। और ये कहा गया था कि जो ब्रिटेन या ब्रिटिश सरकार जो है वो जो वस्त्र का निर्माण करती है अपनी मिलों में, उसका बहिष्कार किया था। और स्वदेशी आंदोलन के तहत स्वदेशी यानी कि चरखे से बने हुए हमारे जो खादी के जो वस्त्र थे उसका उपयोग करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ से देखो, चरखे के प्रयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष
के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी, जिन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो गांधी जी ने क्या किया था कि चरखों से जो निर्मित हमारे हस्त निर्मित जो वस्त्र थे, स्वदेशी आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने उन्होंने उन्होंने उन वस्त्रों को पहनने के लिए कहा था, और साथ ही जो ब्रिटेन की मिलों में जो वस्त्र बनते थे उनको खरीदने के लिए मना किया था या बहिष्कार किया था उनका। तो आगे देखो, यहाँ से देखो, इस टाइप का एक ये जो होता है, ये चरखा होता है, यहाँ पे रुई लगा दी जाती है, हाथ में रुई होती है, यहाँ से धागा निकाला जाता है और ये चरखे के चारों तरफ इस चरखे को घुमाया जाता है दूसरे हाथ से, और इस दूसरे हाथ से चरखे को जब घुमाया जाता है तो ये जो रुई होती है ये पूरे चरखे के चारों तरफ लिपट जाती है, जिससे कि हमें धागा प्राप्त होता है और फिर उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ से देखो, वृहत पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात लोगों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो अब आजकल जो है, ये जो हमें कताई का कार्य जो है वो मशीनों की सहायता से किया जाता है, और कताई से जो हमें तागे प्राप्त होते हैं उससे वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। कताई से जो तागे प्राप्त होते हैं उसका उपयोग हमारे वस्त्र बनाने में किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से तागों से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई और तथा बंधाई है। देखो, तागों से कई प्रकार की जो तागों से वस्त्र बनाने की कई प्रकार की विधियां हैं, जिसमें से दो प्रमुख विधियां हैं, एक है बुनाई और एक है बंधाई। बंधाई और बुनाई दो प्रमुख विधियां हैं तागों से वस्त्र बनाने की। ऐसे कई सारी प्रकार की जो विधियां हैं, लेकिन उनमें से दो प्रमुख विधियां हैं, एक तो है बुनाई और एक बंधाई। बुनाई और बंधाई के बारे में पढ़ते हैं। देखो, बुनाई के बारे में पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2 में आपने ये ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई, या देखो, बुनाई का दूसरा नाम है, इंग्लिश नाम है वीविंग। जो बुनाई है उसको इंग्लिश में बोलते हैं वीविंग। तो बुनाई या वीविंग कहते हैं। आइए कागज की पट्टियों को बुनने का प्रयास करें। तो क्रियाकलाप में देखते हैं कागज की जो पट्टियां हैं उससे कैसे बुनाई की जाती है, फिर अच्छे से समझ में आएगा। देखो, यहाँ से देखो, क्रियाकलाप 5 में भिन्न दो रंगों की दो कागज की शीट लीजिए। दो कागज की शीट लेनी है आपको, भिन्न भिन्न कलर की, कोई भी कलर लेना। एक का कलर मान लो कि रेड है तो दूसरे का कलर येलो ले लेना, या ग्रीन ले लेना, या आपको कोई भी ले लेना है। ग्रीन ले लो, येलो ले लो, जो भी आपको कलर अच्छा लगे, ब्राउन ले लो। दो कलर अलग अलग होने चाहिए, सेम कलर नहीं होने चाहिए। आगे देखो, यहाँ से दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। दो कागज की शीट लेनी है, दोनों को 30 सेंटीमीटर लंबाई की और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक वर्गाकार कागज की दो पट्टियां काट लेनी है। तो अगर ये 30 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो ये भी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब इन दोनों सीटों को आधा मोड़िए। इन दोनों सीटों को बीच में से आधा मोड़ लेना है आपको। एक सीट पर चित्र ए, देखो चित्र 3.12 में, देखो ए में, ये 3.12 में ए में, यहाँ पे देखो इस तरह से आधा मोड़ लेना है। दो, ये एक रेड वाली ले ली और एक ग्रीन वाली ले ली, दोनों को बीच में से इस तरह से आधा आधा मोड़ दिया, तो ए वाला यहाँ पे हो गया और बी वाली ग्रीन हो गई। तो दो सीट लेनी है, उसको बीच में से इस तरह से आधा मोड़ लेना है। फिर आगे देखना है क्या करना है आगे। तो ए में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी सीट बी 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। तो आपको देखो, यहाँ पे देखो, ए में तो जैसे दिखाया गया है, ए में उसके अनुसार रेखाएं खींचनी है आपको, और बी में भी जैसे दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर सीटों के मोड़ को खोलकर उन्हें फैला लीजिए। दोनों सीटों को जिस तरह से आपने लाइन ड्रॉ की उसके अकॉर्डिंग आपको कट करना है, और उसके बाद में सीटों को खोलकर उन्हें क्या करना है, फैला लेना है। फिर आगे देखो, एक सीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी सीट के कटावों, देखो आगे देखो, कटावों में चित्र 3.12 सी के अनुसार बुनिए। देखो 3.12 सी के अनुसार आपको बुनना है। एक सीट के जो कटाव है
उसको दूसरी शीट के कटाव के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट जो ये सी दिया हुआ आपको उसके अकॉर्डिंग आपको बुन लेना है। फिर आगे देखो, चित्र 3.12 बी से पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। देखो जो डी है ना, डी जो आपके पास ये डी है, इस डी में आपको जिस तरह से हमने क्या किया, पहले 2 पट्टियां ली अलग अलग कलर की, उनमें लाइन ड्रॉ कर ली चित्र में दिखाए अनुसार। फिर उसके बाद में पट्टियों को खोल लिया, यहाँ से बीच से खोल लिया, फोल्ड कर लिया था पहले, फिर बीच से खोल लिया। फिर उसके बाद में इस तरह से इनको बुन लिया सी के अकॉर्डिंग। फिर डी के अकॉर्डिंग बुनने के बाद हमें डी के अकॉर्डिंग हमें एक नमूना प्राप्त होगा। देखो ये जो सिंपली आपको जो नमूना प्राप्त हुआ, ये आपने बहुत बार देखा होगा। आपने कभी अगर पलंग, पुराने जो लोग होते हैं उन्होंने कई बार आपने देखा हो घर में, अगर आपने कभी गांव वगैरह में अगर आप रहते हो तो आपने पलंग को बुनाई की होगी। तो पलंग जैसे बुनते हैं सेम वही होता है, खाट या पलंग की जैसे बुनाई की जाती है सेम उसी तरह ये बुनाई होती है। सेम टू सेम बिल्कुल डिट्टो है, कुछ भी नहीं है। उस तरह की बुनाई जैसे पलंग को बुना जाता है, पहले ऐसे लाइन पट्टियां बना ली जाती है पलंग के, फिर उसके बाद में ऐसे एक को ऊपर रखा जाता है, फिर दूसरे को इसके नीचे डाल दिया जाता है, फिर इसको ऊपर फिर नीचे डाल दिया जाता है। इस तरह से फिर पट्टियां बनाई जाती है, फिर डिब्बे नुमा आकृतियां बन जाती है इस तरह से। तो ये सेम वही प्रोसेस है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तो इसी ढंग से जिस तरह से पट्टियां बुनी गई है उसी ढंग से तागों के 2 जो सेट होते हैं उनको रखकर बुने जाते हैं। देखो इस तरह से यहाँ पे मैं समझा देता हूँ सिंपली क्या होता है। हमारे पास इस तरह से एक औजार, कंगे नुमा एक आकृति एक औजार होता है अपने पास जिससे वस्त्र बुना जाता है। यहाँ पे अपने को लंबी लंबी लड़ियाँ इस तरह से सेट कर दी जाती है। नीचे जो हमारे पास जो भी बना हुआ है लकड़ी का, उस तरह से उसमें लंबी लंबी लड़ियाँ इस तरह से सेट कर दी जाती है। फिर उसके बाद में ये लंबी लंबी यहाँ पे लड़ियाँ सेट हो गई। फिर उसके बाद में उसमें आड़ी लड़ियाँ रखी जाती है। आड़ी लड़ियाँ जैसे कैसे रखते हैं, पहले मान लो कि फर्स्ट लड़ी के ऊपर रख दिया इसको, आड़ी वाले जो भी काटा अपने वस्त्र छोटा सा या धागा जो भी है उसको फर्स्ट वाली लड़ी के ऊपर रख दिया। फिर सेकेंड वाले के नीचे डाल देंगे इसको, फिर फर्स्ट वाले के फिर ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह से होगा, फर्स्ट वाले के ऊपर रखा, सेकंड वाले के नीचे गया, फिर फर्स्ट वाले के ऊपर गया। तो इस तरह से इनको डाल देते हैं। कैसे भी डाल सकते हैं, दो के अंतराल में डाल सकते हैं, 2 के ऊपर रख दिया फिर 2 के नीचे डाल दिया। इस तरह से कैसे भी डाल सकते हैं, अलग अलग डिजाइन के अकॉर्डिंग डालना है आपको। पर सिंपली ये करते हैं कि फर्स्ट वाले के ऊपर रखा, दूसरे वाले के नीचे डाला, फिर ऊपर वाले के थर्ड वाले के ऊपर डाल दिया। इस तरह से कंटिन्यू करते जाते हैं। और फिर बाद में जो ये अपने पास जो कंगा, ये जो आकृति होती है खंगे नुमा, इससे इसको पूरी को ऐसे खींच लेते हैं इस तरह से। तो ये बिल्कुल जाके यहाँ पे जो एंड जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये जाके सेट हो जाता है। तो ये होता है। आपने कई बार देखा होगा दरी बनाने वाले को, अगर कभी देखा हो दरी बनाने वाले को, तो दरियाँ बिल्कुल इसी तरह बनती है जिस तरह से ये बुनाई की जा रही है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, तागो वस्त्र, तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई कंधों पर की जाती है। देखो ये जो होती है, ये जो आकृति है अपने पास, जो जिस पर वस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है उन्हें क्या बोलते हैं, कर्दा कहा जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वस्त्रों की बुनाई कर्दों पर की जाती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वस्त्रों की बुनाई किस पर की जाती है। तो वस्त्रों की बुनाई किस पर की जाती है, कर्दों पर की जाती है। तो ये ध्यान रखना। आगे देखो, कर्दे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचालित होते हैं। देखो कर्दे या तो हाथों द्वारा चलाए जाते हैं या विद्युत द्वारा चलाए जाते हैं। तो हस्त प्रचालित होते हैं या विद्युत प्रचालित होते हैं। आगे देखते हैं। ये यहाँ पे स्वेटर की बुनाई आपने बहुत बार देखा होगा। अगर कहीं आप, जो पुराने जमाने की औरतें थी वो वस्त्रों की इस तरह से स्वेटर बनाती थी। आजकल तो हम लोग डायरेक्ट शॉप पे जाते हैं और वहाँ से खरीद के लाते हैं, लेकिन बहुत बार आपने, अगर कोई आपके घर में बनाता हो तो वो एक अलग बात है। तो महिलाएं जो होती है वो इस तरह स्वेटर का निर्माण करती थी पहले। ये 2 सुई नुमा आकृतियाँ होती है, इनमें ऊन डाली जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग स्वेटर का बुनाई की जाती है। देखो यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, एक विशेष प्रकार की बुनाई के बारे में बात करते हैं। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि स्वेटर किस तरह से बुने जाते हैं? इसकी बुनाई निटिंग में, बुनाई या निटिंग में किसी एकल तागे का प्रयोग वस्त्र के टुकड़े को बनाने में किया जाता है। देखो इसकी जो बुनाई होती है उसमें किसी केवल एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है। कई बार वस्त्रों के निर्माण में तो हमें क्या करते हैं, 2 धागों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से एक धागा इस तरह से रख लिया और दूसरे धागे इस तरह से रख लिए, तो 2 धागे का प्रयोग हो गया।
लेकिन स्वेटर का निर्माण जो किया जाता है उसमें केवल और केवल एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है और एक ही धागे द्वारा बुनकर स्वेटर बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना। क्या आपने किसी किसी फटे हुए मोजे से किसी धागे को खींचकर देखा है? क्या आपने कभी, अगर आप किसी फटे हुए मोजे से अगर कोई धागा खींचोगे तो पूरा मोजा ऐसा कैसे निकल जाएगा और पूरा का पूरा एक छेद हो जाएगा उस मोजे के अंदर, काफी लंबा सारा। तो अगर कभी आपने कभी मोजे का एक भी धागा अगर आपने सीधा सीधा खींच लिया तो पूरा का पूरा वो खुल जाएगा मोजा, क्योंकि वो एक ही धागे से बना होता है इसलिए वो पूरा खुल जाता है। लेकिन सिलाई के टाइम क्या होता है कि जो सिलाई होती है वो दो धागों से मिलकर बनी होती है। दो धागों से मिलकर बनने, दो धागों का मतलब कहने का मतलब ये होता है कि एक सीधा है और एक इस तरह से, तो कई सारे धागों से मिलकर बनी होती है वैसे तो, पर अगर सिंपली समझा जाए तो एक इस तरह से रखा है और एक इस तरह से रखा है, तो इस तरह से। बाकी कई सारे धागे होते हैं, यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे धागे रख लिए, फिर इस तरह से बहुत सारे धागे रख लिए, तो उनसे मिलकर हमें वस्त्र बनता है। मतलब कि जो स्वेटर वगैरह होते हैं, जो ऊनी चीजें होती है, वो केवल और केवल एक ही धागे का प्रयोग करके बनाई जाती है। देखो यहाँ से देखो, जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, मैंने बता दिया है कि पूरा पूरा खुल जाता है मोजा। आगे देखो यहाँ से, एकल धागा लगातार खींचता चला आता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। तो वस्त्र उधड़ता जाएगा और एकल धागा जितना आप खींचते जाओगे उतना ही वस्त्र उधड़ता हुआ जाएगा। आगे देखो यहाँ से, मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं, देखो यहाँ से देखो, पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है जिस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा की जाती है। देखो वस्तुएं जो होती है, मोजे वगैरह या ऐसी जो वस्तुएं होती है वो इस प्रकार की बुनाई से बनाई जाती है जो क्या होती है, हाथों से बुनी जाती है, मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। तो यहाँ पर देखो स्वेटर का निर्माण जो हम करते हैं, स्वेटर का निर्माण सिंपली हम लोग एक ऊन का प्रयोग करते हैं, केवल और केवल सिंपल एक ऊन का प्रयोग करते हैं, और एक ऊन द्वारा हमें दो इस तरह से सुईनुमा आकृति होती है, उनमें फंसा कर हम स्वेटर का निर्माण करते हैं। कभी आपने पुरानी महिलाओं को देखा हो या घर में जो महिलाएं जिनको स्वेटर बुनना आता है उनसे पूछना, उन्हें अच्छे से पता होता है कि स्वेटर का निर्माण किस तरह से किया जाता है। आगे देखो यहाँ से देखो, दोनों प्रकार की बुनाई का प्रयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। सही है, दोनों प्रकार की बुनाई, एक तो सिलाई जो बुनाई ये वाली बुनाई, और एक केवल एक धागे से बुनाई की जाती है, और एक से अधिक धागों से जो बुनाई की जाती है। दोनों प्रकार की जो बुनाई होती है उनका प्रयोग किसमें किया जाता है, वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। चलो यहाँ से देखो, इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। जो हमारे पास जो ये वस्त्र होते हैं, जो हमें वस्त्र बनते हैं, उनकी सिलाई करके क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की जो पहनने की वस्तुएं उनका बनाने में उपयोग किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, वस्त्र सामग्री का इतिहास। वस्त्र सामग्री जो है वो कैसे, उसका हिस्ट्री जो क्या रही है और उसका इतिहास, कैसे वस्त्र हमें हमारे पहनना प्रारंभ हुआ, सिलाई कैसे आरंभ हुई, उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ से देखते हैं, क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते थे? क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में जो लोग वस्त्र पहनते थे वो किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते थे? तो सबको पता है, जो आदिवासी टाइम था उसमें लोग पेड़ों की जो छालें होती है, पत्ते होते थे, और जो जानवरों की जो चर्म यानी कि चमड़ी जो होती थी उसका उपयोग करते थे अपना शरीर को ढकने के लिए। तो यहाँ से देखते हैं, वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ के लोग वस्त्रों की छाल का उपयोग करते थे, यानी कि वस्त्रों की छाल को क्या बोलते हैं, वल्क बोलते हैं। तो कभी वल्क लिखा हुआ जाए, छाल लिखा हुआ जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। आगे देखो यहाँ से, बड़ी बड़ी पत्तियों का प्रयोग करते थे तथा जंतुओं की चर्म और सुअर से अपने शरीर को ढकते थे। देखो समूर सॉरी अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। तो जो जंतुओं की चर्म यानी कि जो चमड़ी थी और समूर था उससे अपने शरीर को ढकते थे, या फिर बड़ी बड़ी पत्तियों का उपयोग करते थे, या वस्त्रों की छाल का उपयोग करते थे। आगे देखते हैं, चलो यहाँ से देखते हैं, कृषि समुदाय में बसना प्रारंभ या आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ अथवा डलियाँ, देखो डलियों का मतलब होता है टोकरियाँ, बनाना सीखा। तो जब कृषि समुदाय यानी कि जब खेती करना प्रारंभ कर दिया इंसानों ने, तो उसके बाद उन्होंने पतली पतली जो टहनियाँ थी उनको बुनकर और घास को बुनकर चटाइयाँ बनाई। उसके बाद में डलियाँ या फिर टोकरियाँ बनाना उन्होंने सीख लिया। देखा है पुराने ज़माने में आपने, टहनियों से हम लोग कई सारे
गाँव में वगैरह में या आज अभी भी मिलती है। अभी तो प्लास्टिक आने लगी, लेकिन अगर आपने देखा हो तो जो टहनियाँ होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, उससे टोकरियाँ बनाई जाती है। तो उससे भी टोकरियाँ बनाई जाती थी। आगे देखो यहाँ से, लताओं जंतुओं की ऊन लताओं तथा जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, लताओं और जंतुओं की जो ऊन थी और उसके बाद में या तथा बालों, देखो जंतु यानी कि जानवरों की ऊन तथा उनके जो बाल होते हैं उनको ऐंठ कर उन्होंने क्या किया, लंबी लड़ियाँ बनाई और उनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। और उनको बुनकर उन्होंने क्या किया, वस्त्र बनाना सीख लिया। यहाँ से देखो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से, पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। तो ये ध्यान रखना, प्रारंभ में जो भारतवासी जो होते थे यानी कि इंडिया में जो रहने वाले लोग थे वो गंगा नदी के किनारे जो निकटवर्ती क्षेत्र थे वहां पर स्टार्टिंग में रुई उगाई जाती थी और उससे बने हुए वस्त्र पहनते थे। तो ध्यान रखना, प्रारंभ में रुई कहाँ उगाई जाती थी, गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में। आगे यहाँ से देखो, फ्लेक्स भी एक पादप है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी ये फ्लेक्स जो है, फ्लेक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। ध्यान रखना कि प्राकृतिक तंतु, ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृतिक तंतु किस पादप से प्राप्त होता है, तो उसका नाम है फ्लेक्स। फ्लेक्स एक पादप है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। यहाँ से देखो, प्राचीन मिस्र की बात की गई है, तो प्राचीन मिस्र के बारे में यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ से देखो, प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती। तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से देखो, यहाँ इस जगह से लेके और उसके बाद में यहाँ तक इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो यहाँ से देखो, पहला तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्राचीन समय में कौन से जगह पर हमें रुई उगाई जाती थी, सर्वप्रथम तो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में। उसके बाद में ये पूछ सकता है कि कौन सा पादप से प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, तो पादप का नाम है फ्लेक्स। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता था, तो कौन कौन सी खेती की जाती, रुई और फ्लेक्स की कृषि की जाती थी। तो कहाँ की जाती थी, नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में। देखो, जहाँ पे नदी होती है वहाँ के निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या होती है, एक तो मिट्टी उपजाऊ होती है, सेकंड एक बेनिफिट ये होता है कि वहां पर आपको इजीली वाटर मिल जाता है, पानी मिल जाता है। तो दोनों बेनिफिट होते हैं, इसलिए वहां पर उगाना थोड़ा अच्छा होता है और सर्वाइव आसानी से कर पाते हो आप लोग। तो एक ही रीजन था, उपजाऊ जमीन होती है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि कि वहां पर पानी इजीली मिल जाता है। चलो आगे देखते हैं। उन दिनों के लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। तो ये ध्यान रखना कि उन दिनों के जो लोग थे उन्हें क्या करना, बेसिकली सिलाई करना नहीं आता था, उन्हें सिर्फ बुनना आता था कपड़े। तो वो एक लंबा सारा एक कपड़ा बना लेते थे, उसके बाद में उसी कपड़े से अपना जो शरीर है वो ढकते थे। बाकी उन्हें सिलाई करना नहीं आता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस टाइम जो है सुई का और धागे का तो हो गया था आविष्कार, लेकिन सुई बनाना उन्होंने नहीं सीखा था। और उसके बाद में किस तरह सिलाई की जाती थी ये उन्हें नहीं आता था। तो सिलाई करना नहीं आता था, लेकिन उन्हें कपड़ा बुनना आ गया था। चलो यहाँ से देखते हैं, उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, पढ़ा दिए। उसके बाद में देखते हैं, उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित करते थे। मतलब एक सिंपल ही वस्त्र बना लेते थे बहुत लंबा सा, और उससे पूरे शरीर को ढकते थे। उनके पास सिलाई वलाई करना नहीं, उन्हें नहीं आता था बिल्कुल भी। यहाँ से देखो, वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। तो वो शरीर को यानी कि ढकने के लिए कई सारे विभिन्न ढंग होते थे, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जिस तरह से आज अलग अलग जगह पे अलग अलग वस्त्र पहने जाते हैं अलग अलग देशों में, जैसे कि यहाँ पे साड़ी वगैरह पहनी जाती है। वेस्टर्न कल्चर में जाओगे तो वेस्टर्न जो कल्चर है यानी कि जो यूरोपियन देश है वहाँ पे छोटे वगैरह कपड़े पहने जाते हैं या जीन्स वगैरह पहने जाते हैं, और अपने यहाँ पे साड़ी वगैरह पहनी जाती है। और साथ ही जो पुरुष होते हैं वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते थे। तो ये एक रीज़न है, अलग अलग जगह पे अलग अलग ढंग से कपड़ों को पहना जाता है। तो यहाँ से देखो, सिलाई की सुई सिलाई की सुई का आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। तो जैसे ही सुई का आविष्कार हुआ, सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ, उसके बाद तो जैसे ही सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ उसके बाद लोगों ने वस्त्र को सिलकर पहनना सीख लिया। तो पहले तो सिंपली एक कपड़ा बनाते थे, उसी से कैसे उसको बांध के या जैसे भी उनको था गांठ वांट लगा के उसी तरह उन्होंने पहनना सीख लिया था। उसके बाद फिर उन्होंने सिलना सीखा कपड़ों को, और अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से अच्छे से कपड़ों को सिलना सीख लिया। तो जैसे सुई का आविष्कार हो उसके बाद कपड़ों को सिलना सीख लिया। आगे देखते हैं,
इन आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। बिल्कुल सही है, अलग अलग तरह से अलग अलग कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर दिया और बहुत सी विभिन्नताएं आ गई सिले हुए कपड़ों में भी। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, आज भी देखो साड़ी पहनी जाती है, धोतियाँ पहनी जाती है, लुंगियाँ पहनी जाती है और पगड़ियाँ पहनी जाती है। साड़ी में कहीं भी सिलाई नहीं होती, बिल्कुल भी। धोतियों में सिलाई नहीं होती, लुंगियों में सिलाई नहीं होती और पगड़ियों में भी बिल्कुल सिलाई नहीं होती। बिना सिले ही ये काम में लिए जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ से। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधताएं पाई जाती है। इस प्रकार खाने की हमने पढ़ा था फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में कि अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग जगह पे, जैसे कि देशों की तो क्या बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के भोजन खाए जाते हैं। वेस्टर्न हमारे जो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में अलग भोजन खाया जाता है, साउथ में अलग भोजन खाया जाता है, पूर्वी भाग में अलग, पश्चिमी भाग में अलग, अलग अलग उत्तर दक्षिण में अलग अलग तरह से भोजन खाए जाते हैं। उसी प्रकार पहनावे भी अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न तरह से कपड़े पहने जाते हैं। चलो, तो ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके कुछ सारांश पढ़ लेते हैं। सारांश देखो, वस्त्र सामग्री तथा वस्त्रों में विविधता होती है। बिल्कुल सही है, वस्त्र सामग्री तथा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। तो ये हो गया। आगे देखो नेक्स्ट, वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तो वस्त्र किससे बनते हैं? तागों से बनते हैं, जिन्हें किससे बनाया जाता है? तंतुओं से बनाया जाता है। आगे देखते हैं, तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं तथा संश्लेषित होते हैं। प्राकृतिक का मतलब यानी कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अथवा संश्लिष्ट। संश्लिष्ट का मतलब होता है मानव निर्मित या मैन मेड होते हैं। आगे देखो यहाँ से, रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। तो संश्लिष्ट समझ में आ गया, मैन मेड यानी जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं रसायनों का उपयोग करके, केवल और केवल मानव द्वारा उनको बनाया जाता है। कुछ प्राकृतिक रिसोर्सेज जरूर यूज किए जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, उन्हें बोलते हैं संश्लिष्ट। और जो सिर्फ और सिर्फ केवल प्रकृति से ही मिलता है, उसमें मानव का कोई ज्यादा रोल नहीं होता है, बिल्कुल कम होता है, ये तो 10-15% होता है। उनको थोड़ा बहुत अलग अलग तरह से उनको कताई वताई करके, और पूरा प्योर क्या होता है, जो जो रेशा प्राप्त होता है हमें पूरा प्रकृति से प्राप्त होता है। तो ऐसे तो होते हैं प्राकृतिक, और जो मानव द्वारा पूरी रूप से मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं संश्लिष्ट। तो संश्लिष्ट में नायलॉन और पॉलिएस्टर आता है, और प्राकृतिक में रेशम आता है, ऊन आता है और जूट आते हैं। आगे देखो यहाँ से, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही है, रुई और जूट जैसे तंतु होते हैं पादपों से प्राप्त होते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। आगे देखते हैं, धागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिससे वस्त्र बनता है। तो धागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है, पढ़ा दिया मैंने, और जिनसे क्या बनता है? वस्त्र बनता है। और तंतुओं से धागों बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कताई कहते हैं। तो चलो, अपना ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट 3 चैप्टर चलेगा। थर्ड जो चैप्टर है अपना, उसका नाम है वस्त्रों के समूह बनाना। चलो, 4th चैप्टर है वो कल जो है 4th चैप्टर की क्लास डल जाएगी, अपलोड हो जाएगी। और 3rd चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ लेना। बाकी इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी चीज़ें हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बस कुछ एक आध पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, बाकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4th चैप्टर पढ़ेंगे, वस्तुओं के समूह बनाना। ये 4th चैप्टर है, और इसको 4th चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।